सुन तो जान तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर सॉरी, ये हमारा सेट कितना है तो 6 है, और सेट 6 का लेक्चर 1 है। ठीक है, इसमें हम लगभग 50 या फिर 53-54 के आसपास हम क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है 1 नंबर कि भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। तो देखो, जो भारत में चुनावी प्रणाली है ना, तो जो सबसे पहले शुरू किया गया था मार्ले मिंटो चेम्सफोर्ड, जो 1900 इसी में ही क्या जो है मार्ले मिंटो सुधार आया था, इसी में ही सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव का बात किया गया था। यहाँ पे लिखा है सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव का बात किया गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन कब आता है तो 1942 में आता है। वेवन वेवल प्रांत कब आता है तो 1945 में आता है। और रॉलेट एक्ट कब आता है तो 1919 में आता है। रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट कब आता है तो ये आता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नहीं, इसके बाद होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। रॉलेट एक्ट के कारण ही इसमें बिना शक के आधार पर इसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसको काला कानून भी कहा गया। तो इसी के आधार पर जालियांवाला बाग हत्याकांड में, मतलब जालियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जनरल डायर को किसने मारा। जनरल डायर को गोली से किसने मारा तो उधम सिंह ने कब मारा। उधम सिंह ने कब मारा तो 1940 में मारा था। ये है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखो, तो समवर्ती, ये पहले हम बात करते हैं सूची के बारे में। तो ये संविधान के हमारा 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन है। 7 अनुसूची में वर्णन है। सूचियां टोटल अगर ऐसे बात किया जाए तो 3 प्रकार की होती है, लेकिन मतलब ओवरऑल देखा जाए तो अभी वर्तमान में 4 प्रकार की हो चुकी है। पहला एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है आपका समवर्ती सूची। एक सेकंड, हम इसको ठीक से ही बता दें क्या। तो देखो, अगर हम एक अच्छे से इसको बात करें तो पहला है, अगर सूचियाँ लिखिए, हेडिंग दीजिए सूचियाँ। ठीक है, तो ये सूचियाँ का अगर पहले हम इस सूची पे बात कर लेते हैं, तो ये जो हमारा सात संविधान के 7वीं अनुसूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है संविधान के। ठीक है, 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। अनुसूची आई मीन सूचियाँ कितने प्रकार की होती है तो ये 4 लिख लीजिए। ठीक है, ये कितना लिख लीजिए 4। तो पहला लिखते हैं। पहला हम बात करते हैं किस पे तो संघ सूची पे। संघ सूची पहला होता है आपका संघ सूची। इसमें जो कानून बनाता है ना, कानून यह केंद्र बनाता है। यानी इस पे कानून कौन बनाता है तो संसद बना सकता है, केंद्र बना सकता है। और इसमें जो संघ सूची है, तो इसमें पहले विषय कितने थे, पहले विषय कितने थे, और इसमें वर्तमान विषय कितने हैं। इसमें वर्तमान विषय कितने हैं तो देखो, पहले इसमें टोटल विषय हुआ करती थी 97, लेकिन अब इसमें विषय है टोटल 100। दूसरा हम बात करते हैं आपके राज्य सूची। राज्य सूची राज्य सूची देखो, इसमें क्या है, इसमें जो आपका राज्य सूची पे जो नियम बनाएगा ना, वो आपका राज्य बनाता है। राज्य बोले तो विधानमंडल, राज्य बोले तो विधानमंडल इस पे कानून बनाएगा। इसमें अगर इसमें बात करें तो इसमें पहले पहले कितने भाषा थी तो पहले, अगर विषय, भाषा नहीं विषय, पहले इसमें विषय पूछे तो वो 66। अब विषय कितना है वर्तमान समय में, वर्तमान में विषय कितना है, वर्तमान में विषय कितना है तो वो विषय है आपका 61 है। हम बात करेंगे कि ये 5 यहाँ से यहाँ माइनस कैसे हुआ, इसे बात करेंगे आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 नंबर पे, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, ये जो समवर्ती सूची है आपका, इस पे कौन कानून बनाता है तो केंद्र भी बना सकता है और प्लस राज्य भी बना सकता है। इसमें पहले सूची कितने थे, इसमें पहले विषय कितने थे, और इसमें वर्तमान समय में कितने विषय हैं, वर्तमान में विषय कितने हैं तो इसमें पहले विषय संख्या थी 47, वर्तमान में इनका कितना है तो 52 है। यानी 47 में 5 जोड़ दीजिए, जो यहाँ से 5 माइनस हुआ ना, वो यहाँ पे 5 को जोड़ दीजिए, यानी 7×5 = 12, यानी 52 हो जाएगा। 52 अभी वर्तमान में विषय 52 है, और यहाँ पे 47 है। देखो, यहाँ से जो 5 आया ना, इसको हम लोग समवर्ती सूची में डाल दिए। देखो, अगर बात करें तो मूलतः यही होता है। मूलतः कितना होता है, 3 ही होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। लेकिन हमने बोला था कि 4 होता है, वो 4 कौन सा है तो एक है आपका अवशिष्ट सूची। कौन है, अवशिष्ट अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची, ये इसमें क्या किया गया है तो इसमें जो क्या बोलते हैं, इसमें तो केंद्र ही बनाएगा। मतलब इसका जो विषय है उस पर केंद्र ही
काम करेगा। लेकिन इसमें एक बात क्या बोला गया है कि इसमें क्या क्या रखा गया है। तो जैसे हम एआई का बात कर लिए, हम कोई जैसे हाइड्रोजन बम का बात कर लिए, हाइड्रोजन बम का बात कर लिए, हाइड्रोजन बम का बात कर लिए, जैसे मतलब कोई भी, जैसे कोई बिजली हो गया, पवन से बिजली चल रहा है, मतलब नए नए जो तकनीक आ रहे हैं ना, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, तो औसत सूची में रखेंगे, जो इन तीनों विषय में नहीं आता है। और हम बात करें कि इन तीनों विषय में क्या आएगा, तो एक बार हम बता देते हैं कि जो अगर संघ सूची है ना, तो संघ सूची में देखो क्या क्या आ सकता है। संघ सूची में रक्षा आ सकता है, आपका विदेश कोई मामला है, विदेशी मामला आ सकता है। विदेशी मामला कौन देखेगा, तो केंद्र देखेगा। जैसे आपका जनगणना, तो जनगणना, तो आप बोलेंगे जनगणना तो राज्य भी कराता है, राज्य नहीं कराता है, केंद्र कराता है राज्य में घूम घूम कर। कोई भी आपका जो बैंकिंग है, तो सब बैंकिंग सब केंद्र के अंतर्गत आता है। कोई डाक व्यवस्था है, केंद्र के अंतर्गत आता है। आपका युद्ध होगा तो वो केंद्र ही संभालेगा। कोई आपका खनन होगा, कहीं उत्खनन होगा तो राज्य सरकार नहीं आएगा, केंद्र सरकार आएगा। खनन के बाद अगर बात करें कि जो आरबीआई है, आरबीआई का हेड कौन है, तो यही है। अगर हम राज्य की बातें करें, तो राज्य में जैसे क्या बोलते हैं, यहाँ का स्थानीय शासन जैसे हो जाएगा। यहाँ का, हाँ, कृषि हो सकता है, कृषि हो सकता है, कृषि यहाँ पे देख सकता है। उसके बाद यहाँ का सिनेमा देख सकता है। सिनेमा किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत। शराब इसके अंतर्गत आएगा। जैसे शराब राज्य सूची, मतलब सरकार पे जो सारा शराब है उस पे राज्य कानून बनाता है। इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे बिहार में शराब बंद है, जबकि यूपी में चालू है। तो अगर यह केंद्र सरकार का होता तो सारे राज्य में बंद होता, जबकि ऐसा नहीं है, ये राज्य सरकार है, इसलिए बिहार में बंद है और यूपी में चालू है। तो ये इसका एग्जाम्पल है। जैसे कोई भी जेल हो गया, तो जेल किसके अंतर्गत आता है, तो वो राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है। समवर्ती सूची जिसपे दोनों कानून बना सकता है, तो वो शिक्षा पे कानून दोनों बना सकता है। आपका वन पे कानून दोनों बना सकता है। जनसंख्या देखो, एक बात करें, जनगणना पे मेन काम करेगा, जनगणना पे आपका संघ सूची। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण पर कौन बात करेगा, तो जनसंख्या नियंत्रण में भाई तुमको दोनों मिलकर बात करना पड़ेगा आपका। तो ये इतना सारा आप देख सकते हैं, और इसमें हम बता दिया उसी सूची में जो भी नया आएगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके, इसमें कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो आपका वन। यहाँ पे हम लिखवाए हैं वन समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। देखिए वन कहाँ पे आ रहा है, तो समवर्ती सूची पे, तो वन यहाँ पे समवर्ती सूची में आ जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो देखो हमारा अगर अधिकार का बात करें, तो देखो जो 14 से 18 के बीच है, वो है आपका समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 के बीच तक कौन सा अधिकार है, समानता का अधिकार। 19 से लेकर अगर 21 तक बात करें, तो ये है आपका क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार। ठीक है। 23-24 बात करें, 19 से 22 बोल सकते हैं इसको। 23-24 बात करें तो ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है, तो आर्टिकल 23-24। 25 से लेकर 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। कौन है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता है आपको, धार्मिक स्वतंत्रता है आपको। उसके बाद एक और आर्टिकल, मेन आर्टिकल हम देखते हैं, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में क्या है, तो क्या बोलते हैं वो, आपको न्यायालय जा सकते हैं, यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें एक बीच में आता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं सीधा। तो हमारा बात क्या बोला गया है कि इसमें से कौन शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण का अधिकार किस में आता है, तो आर्टिकल 23 में और 24 में आता है। देखे कहाँ है 23-24, ये आपका 19 स्वतंत्रता में आ जाएगा, ये समानता में आ जाएगा, ये 21 वहीं पे आ जाएगा स्वतंत्रता में। लेकिन जो आर्टिकल 23 है, ये आपका आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार में। 4 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है। मतलब जो मूलभूत अधिकार आपको स्टार्टिंग से नहीं मिला हुआ है, समानता का अधिकार मिला हुआ है, जीवन का अधिकार मिला है शोषण के विरुद्ध, लेकिन जो आपका निजता का अधिकार है वो स्टार्टिंग से नहीं मिला हुआ था, इसको न्यायालय द्वारा आप प्रदान किया जाता है। न्यायालय द्वारा बोला जाता है कि सभी को निजता का अधिकार है। 5 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि राष्ट्रपति शासन के अधीन किस राज्य का बजट के समक्ष पेश किया जाता है। तो देखो कोई भी अगर बजट होगा ना, उसको आप लोकसभा में ही आप पेश कर सकते हैं, लोकसभा में ही आप पेश कर सकते हैं, जो कोई भी आपका बजट होगा। ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य के विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सीटों की संख्या कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 7 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे आपके नरेंद्र मोदी।
क्यों थे? क्योंकि नीति आयोग का गठन किया गया था आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, 1 जनवरी। और आपको पता है कि 2014 से केंद्र में सरकार किसका है? तो मोदी सरकार है। ठीक है, तो इसका और जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है। तो चूंकि उस समय पीएम यही थे नरेंद्र मोदी, तो यही हो जाएंगे। जबकि योजना आयोग का पूछे, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो नेहरू था, क्योंकि उस समय नेहरू पीएम थे। 1905 में योजना आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। ये आंकड़ा याद रखना पड़ेगा। 9 नंबर क्वेश्चन पर बात करते हैं कि रेड क्लिफ। हमने पढ़ा है कि रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा विभाजन का रेखा का कार्य करता है। सीमा विभाजन, तो यहाँ पे देखिए कहाँ है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए इसका गठन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर 9 का। 10 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि जो तारे मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? तो तारे हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं। तारे क्यों जलते हैं? तो क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, इसलिए तारे जलते हैं। हमारा सूर्य का 25% जो हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो चुका है, इसलिए हम बात करते हैं कि सूर्य का, अगर हम सूर्य को माने कि सूर्य पूरा 100 साल जिएगा, मतलब सूर्य अपने वो 25वें वर्ष है, 25वें वर्ष जी रहा है, मतलब वो क्या है, तो अभी सूर्य युवा अवस्था में है। आप यह सुने होंगे कि सूर्य युवा अवस्था में है। क्यों युवा अवस्था में है? क्योंकि कारण ये है कि वह 25% अपना ऊर्जा खपत कर चुका है और 75% ऊर्जा खपत करेगा। जैसे भी 100% खपत करेगा, वो एक मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, दानव, ऐसे कुछ ब्लैक दानव करके कुछ बन जाता है लोग। 11 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि मंगल ग्रह को डैश के रूप में जाना जाता है। तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र को ही कहते हैं। ठीक है, शुक्र को कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? जो हमारा सेशेल्स है वो कहाँ स्थित है? सेशेल्स, तो सेशेल्स हमारा हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में कहाँ स्थित है? तो सेशेल्स स्थित है। सबसे बड़ा अगर महासागर पूछे तो वो प्रशांत महासागर हो जाएगा। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर कहाँ बनता है? रिंग ऑफ फायर कहाँ बनता है? तो वो बनता है आपका प्रशांत महासागर में ही रिंग ऑफ फायर बनता है। अटलांटिक महासागर पूछा जाए कि सबसे बिजी कोई रूट है महासागर का, तो वो हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर। 13 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि पाकिस्तान में थार जो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता था? तो पाकिस्तान में जो थार रेगिस्तान है उसे चोरिस्तान कहा जाता था। जबकि जो भारत में थार रेगिस्तान है वो आपका कहाँ है? तो आपका राजस्थान में है। ठीक है, 14 नंबर बात करते हैं कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा किसके साथ जुड़ी है? मतलब वो कौन सा आपका पड़ोसी राज्य है? पड़ोसी राज्य मतलब कोई देश बोल सकते हैं जिसके साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। तो जो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश से हमारा 1496 किलोमीटर सीमा साझा करता है। जबकि वही पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। वही अगर चीन के साथ बोल दिया जाए तो 3388 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि हिमालय का इनमें से कौन सा जो पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ती है? तो जो उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ती है वो हो जाएगा आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो वो हिमाचल प्रदेश के आसपास हो जाएगा। ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हो जाएगा, जबकि तिब्बत को वह नहीं जोड़ता है। ठीक है, वही आपका 16 नंबर बात करते हैं कावेरी जल विवाद किनके किनके बीच है? तो देखो, कावेरी नदी मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है और तमिलनाडु में बहती है। तो इनके बीच जल को विवाद है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत में रेगुर मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो देखो, भारत में रेगुर मृदा को हम लोग काली मृदा के भी नाम से जाना जाता है। अगर हम क्वेश्चन पूछे कि काली मृदा में सर्वाधिक सर्वाधिक कौन सी फसल उपजाया जाता है, सर्वाधिक कौन सी फसल उपजाया जाता है, तो वो होता है आपका कपास। कपास, जिस कारण काली मृदा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो काली कपासी मृदा भी बोलते हैं। काली कपासी मृदा भी हम इसको बोलते हैं। काली कपासी मृदा भी इसी कारण बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो जलोढ़ मृदा है ना, वो सबसे उपजाऊ है। सर्वाधिक क्या है? तो सर्वाधिक उपजाऊ है। सर्वाधिक उपजाऊ है जलोढ़ मृदा। 18 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह आपका ईरान में स्थित है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो का उत्खनन पहली बार कब हुआ था? तो राखड़ दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1922 ईस्वी में। हम पूछे कि हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने किया था। हम क्वेश्चन पूछे कि आपका लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चनहुद्रो से मिला है। मटका का मटका छोड़ो, लिपस्टिक का प्रमाण एथी से मिला है। अगर अलंकृत ईंट पुर्जे, अलंकृत ईंट
ये कहाँ से मिला है? तो वही चंद्रहुदरो से ही मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ कहाँ से मिला है? तो चंद्रहुदरो से मिला है। अगर मोहनजोदड़ो पे आए तो पूछे कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। पुरोहित का आवास कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। जबकि श्रमिकों का आवास कहाँ से मिला है? तो वो मिला है आपका हड़प्पा सभ्यता से। तो इतने सारे बात याद रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि सुप्रसिद्ध काव्य जो मेघदूत है वो किनकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की पुस्तक का नाम है। कालिदास की पुस्तक का नाम में कुछ और पुस्तक लिख सकते हैं। जैसे कालिदास की पुस्तक में ना आ जाएगा आपका मेघदूत। मेघदूत हो गया तो लिख सकते हैं एक बार मेघदूत। फिर लिख दीजिए आपका ऋतु संहार। ऋतु संहार। ऋतु संहार। उसके बाद लिखो मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। उसके बाद हो जाएगा अभिज्ञान शंकुंतलम। अभिज्ञान शंकुंतलम। शंकुंतलम। अभिज्ञान शंकुंतलम भी इन्हीं का है। मेघदूत, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शंकुंतलम। और भी कुछ है। मतलब ठीक है, इतना 4-5 याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि तिरुकुराल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का संकलन कौन करता है? तो वो करता है आपका तिरुवल्लुर। तिरुवरुल वल्लुर करता है इसका, क्या बोलते हैं, तिरुकुलार का। कालिदास के पुस्तक का नाम हमने ऊपर लिखवा दिया है मेघदूत, अभिज्ञान संकुतलम, ऋतु संहारम, मालविका अग्निमित्रम। और भी याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, और भी 2-4 है वो, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन वही कबीरदास का पुस्तक का नाम पूछ दिए तो बीजक। बीजक इनकी पुस्तक का नाम है कबीरदास। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन है? तो वो है आपका दिलवारा का जैन मंदिर। दिलवारा का जैन मंदिर बिमल शाह द्वारा है। ये कहाँ पे है दिलवारा? तो आपका राजस्थान में है दिलवारा का जैन मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार को शुरुआत किया था? तो नौरोज का त्योहार आपका किया था बलवन ने। बलवन से हम कुछ क्वेश्चन बताते हैं आपको। बलवन से क्वेश्चन बताते हैं, आता है इसलिए बता दे रहे हैं। देखो, जो हमारा बलवन है ना, बलवन, बलबन, जो हमारा बलबन है, इससे ये पूछता है कि सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस का शुरुआत किसने किया था? बलवन ने। नौरोज का त्योहार किसने शुरू किया था? तो बलवन ने ही शुरू किया था, नौरोज। नौरोज का त्योहार किसने किया था? तो बलवन ने शुरू किया था। अगर पूछे कि एक किसने इंड किया था किसका? तो चालीसा दल का। चालीसा दल को किसने समाप्त किया? चालीसा दल को किसने समाप्त किया? तो बलवन ने समाप्त किया। अगर पूछे थे कि चालीसा दल को शुरू किसने किया था? शुरू किसने किया था चालीसा दल को? तो शुरू किया था आपका इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की पुत्री का नाम क्या है? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। इसका अगर हम शासनकाल पूछे तो 1236 से 1240 तक। 1236 से 1240 तक। इसने किससे शादी किया वो पूछ दे तो उसका शादी है, उसका नाम है, इसके पति का नाम अल्तुनिया। अल्तुनिया से इसने विवाह कर दिया था। इसकी हत्या कब हुआ था? तो 1240 में हुआ था। किसने करवाया था? तो उसने करवाया था कैथल में जाटो ने, मतलब कैथल में डाकुओं ने इनका, क्या बोलते हैं, कि इनका खात्मा कर दिया था। तो इनसे क्वेश्चन इतना पूछता है। नेक्स्ट वही बात करते हैं कि इनमें से कौन सा सम्राट अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था? तो राजस्व मंत्री आपका कौन था? तो टोडरमल था। टोडरमल ही राजस्व मंत्री था। अगर टोडरमल से क्वेश्चन हम पूछे कि दहसाला प्रणाली किसने शुरू किया? दहसाला प्रणाली किसने शुरू किया? तो वही टोडरमल ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट नंबर अगर बात करते हैं यहीं पे अकबर से ही बात करते हैं तो अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 में जन्म हुआ था। मरे कब थे अकबर? तो 1605 ईस्वी में मर गए थे। ठीक है, 1605 ईस्वी में मर गए थे। अबुल फजल क्या था? तो अकबर ने, मतलब अगर अकबरनामा का स्थापना, अकबरनामा किसने लिखा है? तो वो अबुल फजल ने ही लिखा था। 25 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि सम्राट अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? तो वो मकबरा आपका हो जाएगा आगरा में है। आगरा में इनका मकबरा है सम्राट अशोक का। ठीक है, सम्राट जो, अरे यार अशोक क्यों बोल रहे हैं, अकबर। तो जो अकबर है उनका आगरा में है। अकबर का हम अगर पूछे कि जो अकबर का संरक्षण कौन था? तो अकबर का संरक्षण था बैरम खां। बैरम खां। बैरम खां ने इसका संरक्षण किया था। और 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था। अहमद थी किसके किसके बीच हुआ था 1556 में? तो वो हुआ था आपका अकबर के बीच और हेमू के बीच हुआ था। उसमें बैरम खान ने ही अकबर को युद्ध, मतलब वो दिलाई थी, क्या बोलते हैं, जीत दिलाई थी। अगर पूछे कि बैरम खां की मृत्यु कब हुई? तो 1560 के आसपास बैरम खां की मृत्यु हो गई, 60-61 में। तिलवारा के युद्ध में बैरम खां की मृत्यु हो गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो देखो, ये भी है। ताजमहल तो पता है सबको कि शाहजहां द्वारा बनाया गया था। इत्मातुद्दौला का मकबरा भी है। लेकिन जो चार मीनार है ये किसी का मकबरा नहीं है। धर्म सभा की स्थापना
राधाकांत देव ने किया था। वही राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था ककोरी ट्रेन हत्याकांड में। कैबिनेट मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो कैबिनेट मिशन भारत में आपका आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। 30 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है, उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से वो मृत है? तो ये कहा था आपका स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने स्वामी विवेकानंद ने कहा था। 31 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखो, अगर इसका बात करें तो वो उद्योग होगा। अब उद्योग कैसे होगा तो ये हम बात कर लेते हैं। उद्योग कैसे होगा तो इस पे हम बात कर लेते हैं। उद्योग देखो, जैसे अगर कृषि बोले तो ये हमारा प्राथमिक हो जाएगा, उद्योग हमारा सेकेंडरी हो जाएगा, जबकि बैंकिंग हमारा क्या हो जाएगा तो तृतीय सेवा हो जाएगा। तो इन सेवा में मध्य कौन आता है? एक दो तीन में मध्य कौन आएगा? दो आएगा, तो दो में उद्योग हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? तो नाबार्ड का होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म यही होता है। 33 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि भीम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो भारतीय इनिशिएटिव फॉर मनी, गलत। वो इंटरफेस, कुछ इंटरफेस करके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये करके। 34 नंबर बात करते हैं कि जो टैक्सेस है, तो टैक्स की कटौती के बाद जो व्यक्ति के पास पैसा आता है, वही पैसा को वो प्रयोग करने के लिए उसका उपलब्ध आय है। मतलब उसके बाद वो अपना पैसा का प्रयोग कर सकता है। 35 नंबर बात करते हैं कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने किस क्षेत्र में एचडीआई का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है? तो सेवा क्षेत्र में एचडीआई का प्रभाव सबसे ज्यादा रहा है। एचडीआई का फुल फॉर्म होता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एचडीआई का फुल फॉर्म ये होता है। वही बात करते हैं आपका 36 नंबर की समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? तो आपका वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। 37 नंबर बात करते हैं कि क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो बताइए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की जो शुरुआत है वो किया गया था आपका 1 जनवरी 2017 ईस्वी को। किसके द्वारा? था पीएम द्वारा। पीएम द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। सिमोगो क्या है? तो सिमोगो एक गोवा का वसंत त्योहार है। ये गोवा का क्या है? तो सिमोगो एक गोवा का वसंत त्योहार है। 39 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि पाइका नृत्य इनमें से किस राज्य का संबंधित नृत्य है? तो पाइका किस राज्य में सबसे ज्यादा मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। जबकि वही पूछ दे कि बिहार में कौन सा, तो बिहार में आपका हो जाएगा लौंडा डांस, बिहार में हो जाएगा आपका सोहर, हो जाएगा बिहार में, सोहर हो जाएगा बिहार में। वही आपका डोमकच हो जाएगा। डोमकच कहाँ होगा? तो वो सारे बिहार में हो जाएंगे। 40 नंबर बात करते हैं कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आजाद, यानी अबुल कलाम आजाद से याद रखिएगा कि प्रथम हमारा कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे आपका अबुल कलाम आजाद ही थे प्रथम शिक्षा मंत्री। जवाहरलाल नेहरू, सबको पता है ये कौन थे? तो ये पीएम थे। ये प्रथम महिला पीएम बनी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल 2 बार था। 41 नंबर बात करते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। अगर वही हम आपका पूछे कि विश्व लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को विश्व लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। वही अगर हम आपका पूछे कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो इतना बात याद रखना है। 42 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो वो हो जाएंगे आपके भारत रत्न। भारत रत्न हो जाएंगे। क्या सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला है? तो जी मिला हुआ है। वही बात करते 43 नंबर, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? तो भारत 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल हुआ था। देखो, यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, इसका स्थापना हुआ था आपका 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को शामिल हुआ था। ठीक है। उसके बाद 30 अक्टूबर 1945 को भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ली। 30 अक्टूबर 1945 को। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 44 नंबर बात करते हैं कि सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग में भाग के रहते हैं? तो देखो, सार्क कैसे लिखते हैं? SAARC। सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका एस से होता है साउथ एसोसिएशन फॉर, देखो, साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एसोसिएशन यानी साउथ एशिया के वो रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, रहने वाले हैं। 45 नंबर बात करते हैं कि भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला ये पीको उपग्रह है आपका ऑप्शन नंबर सी, एस्टूडास। ये भारत का पहला पीको उपग्रह है। ठीक है। और इसका जो क्या बोलते हैं वो, अरे यार, जैसे ये इसको हम, हाँ, लॉन्चिंग, इसको हम लॉन्च करते हैं, LUNCH। इसको हम लॉन्च कब किए थे? तो हम इसको 2010 में लॉन्च किए हुए थे। ठीक है। PSLV
PSLV, PSLV D3 से नहीं यार, D3 नहीं था। PSLV क्या था? तो PSLV अब याद नहीं आ रहा। PSLV शायद PSLV C15 था शायद, PSLV C15। 46 में बात करते हैं कि भारत एक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो भारतीय केंद्रीय, देखो केंद्रीय मतलब सेंट्रल, औद्योगिक मतलब क्या बोलते हैं इंडस्ट्री, सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी, और फोर्स मतलब एफ। तो CIF की स्थापना 1969 में किया गया था। कब किया गया था? तो 10 मार्च को, 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना किया गया था। 47 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि सर्वप्रथम कंप्यूटर माइस को खोज किसने किया था? तो डगलस ने किया था। चार्ल्स बेबेज ने किसका किया, कंप्यूटर का खोज किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का खोज किया था, जबकि डगलस ने उसका माउस का खोज किया था। 48 में बात करते हैं कि डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग एवं इंडिकेशन वेबसाइट पर जाता है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? स्पाइगर होगा क्या? हाँ स्पाइगर ही होगा, स्पाइगर हो जाएगा आपका। स्पाइडर, स्पाइडर है क्या? स्पाइडर, स्पाइडर हो जाएगा आपका। स्पाइडर मैन, स्पाइडर होगा, मैन नहीं होगा। 49 में बात करते हैं निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेज का निर्माण किया जाता है? तो वो हो जाएगा HTML। HTML मतलब बहुत बार हमने सुना है, तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है HTML का। 50 नंबर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर के पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो वो पंक्ति अंतराल शामिल है। ये रट जाइए, हम भी रट चुके हैं कि पंक्ति अंतराल शामिल है आपका। जो अभी जहाँ भी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आएगा वर्ड प्रोसेसर में, तो वहाँ पे यही होगा, क्या बोलते हैं, पंक्ति अंतराल में ही शामिल होगा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि ध्वनि की तीव्रता, तो हम उनको डेसिबल में मापते हैं। वहीं एम्पियर में किसको मापते हैं? तो वहीं विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? तो एम्पियर को मापते हैं। कैंडला में किसको मापते हैं? तो ज्योति तीव्रता को, ज्योति तीव्रता को हम किसे मापते हैं? तो कैंडला में मापते हैं। समुद्र मील को मतलब लंबाई को समुद्र मील में मापते हैं। ठीक है। वहीं बात करते हैं 52 नंबर क्वेश्चन की हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अगर हवा की गति को हम मापेंगे तो किस उपकरण का उपयोग करेंगे? तो हो जाएगा आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हवा की गति का उपयोग किया जाता है, जबकि आपका एरोमीटर से इसके दाब को या फिर घनत्व को मापते हैं। वायु के दाब या घनत्व को हम लोग एरोमीटर से मापते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर, देखो स्पेक्ट्रो से स्पेक्ट्रम याद आ रहा है, तो एक्सपेक्ट्रम तो क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा हमारा, तरंग दैर्ध्य हो जाएगा। वही आपका स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? तो जो आपका स्पीडोमीटर क्या मापता है कि वायु किस गति, वायु नहीं, आपका कोई गाड़ी किस गति से चल, मतलब गाड़ी किस गति से चल रही है, यानी वाहन की गति को कौन मापता है? तो स्पीडोमीटर मापता है। वहीं आपका 53 में बात करते हैं कि दीपक की भांति तेल के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? तो वो है आपका केशिके क्रिया कारण है। अभी हम इसको पूरे नहीं पता है, लेकिन हम भी रटे हुए हैं कि केशिके क्रिया कारण यह ऊपर चढ़ता है। तो वह पृष्ठ तनाव से हम कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे देखो, अगर मानो कि हम पृष्ठ तनाव बढ़ाएंगे तो कोई भी काम क्या होगा? जैसे हम पृष्ठ तनाव को बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, तो क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे अगर, तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? तो वाष्पीकरण की दर, क्षेत्रफल के बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जबकि क्षेत्रफल को घटाने पर वाष्पीकरण की दर भी घट जाती है। इसको कैसे याद रखे हैं? तो देखिए, अगर मान लो कोई कपड़ा को आप मोड़ चमोड़ को रख दिए धूप में, तो बहुत लेट से सूखेगा, लेकिन इसी कपड़ा को ऐसे फैला कर रख दीजिए, आप उसका जो पृष्ठीय तनाव है उसको आपको पूरा बड़ा कर दीजिए, जिस कारण वाष्पीकरण का दर ज्यादा होने के कारण ये जल्दी से मतलब क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, सूख जाएगा। बिजली गड़गड़ाहट की आवाज उसकी चमक से काफी बात सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? तो अगर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गति होता है, जो आपका वायु क्या बोलते हैं, बिजली मतलब जो आवाज का गति होता है वो, और उसका क्या बोलते हैं, बिजली गड़गड़ाहट, आवाज और उसकी चमक से, यानी जो लाइट वाला गति होता है, प्रकाश की चाल होता है, तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो जो ध्वनि की गति है वो प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, इसी कारण पहले आपका ऐसे चमक जाएगा ऐसे अचानक, और उसके बाद गड़गड़ाहट सुनाई देगा। 55 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित ताप पर एक शुष्क गैस के लिए द्रव्यमान का जो आयतन है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये बताता है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम बताता है। ये क्या है बॉयल का नियम? आप पढ़ सकते हैं। एक एवोगाद्रो, जो एवोगाद्रो है,
तो एक एवोगाद्रो का मान कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23। ये याद रखना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। और यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। नेक्स्ट हम 56 से 100 तक बात करेंगे लेक्चर 2 में। धन्यवाद।